नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां राजमहल राजकीय माघी मेले के दौरान बड़ा हादसा टल गया। दरअसल मेला के दौरान एक झूले का एक कड़ी टूट गया, जिसके बाद मेला परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि तत्काल झूले को बंद कराकर उस पर सवार सभी लोगों को नीचे उतारा गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और झूले के परिचालन को बंद करा दिया है। सभी घायलों को चिकित्सक उपचार के लिए राजमहल अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मैं आपको उस घटना की दिखा रहे हैं, उस वक्त की जब देखिए एक झूला का जो कड़ी है वो टूट गया, जिसकी वजह से जो डाला था वो नीचे गिर गया है। और उस जाले में बताया जा रहा है कि 2 युवक और एक बच्चा सवार था, जिसे किसी तरीके से बचा लिया गया। और पवन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पवन, कैसे हुआ ये हादसा और कितने लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं? जी बता दूं कि बताया जा रहा है कि देर रात जो है माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे जो है राजमहल में मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें कि करीब 10 बजे रात जो है वो मेले का आयोजन हो रहा था। उस मेले में घूमने आए लोग जो झूले का आनंद ले रहे थे। इसी बीच जो है एक घटना घटती है कि मतलब वो उसका एक झूले का जो एक कड़ी है वो टूट जाता है, जिसके बाद जो है वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हालांकि जैसे इस घटने की सूचना प्रशासन को मिलती है, वो तुरंत वहाँ अपने दल बल के साथ पहुँचते हैं और झूले का परिचालन जो है फिलहाल उसको बंद करवा दिया जाता है। वहीं हल्की फुल्की जो चोटें आई होती है लोगों को, उनको ले जाकर जो है फिर चिकित्सक उपचार के लिए राजमहल अनुमंडल अस्पताल भेजा जाता है। वहीं उसके बाद जो है करीब जितने भी मतलब झूले पे सवार लोग थे सभी को सुरक्षित उतार लिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन। बढ़ते हैं आगे और खबर आपको गढ़वा से बता दें, जहां मझियाओं और कांडी में जंगल से भटककर हिरण का झुंड आ घुसा है। कांडी के कोरगाई गांव में जंगल से भटककर भाग रहा हिरण का बच्चा कुएं में गिर गया, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से कुएं से बाहर निकाला गया है। इस दौरान वो चोटिल भी हो गया। वहीं मझियाओं नगर पंचायत स्थित मस्जिद टोला से सटे एक खेत से स्थानीय लोगों ने एक हिरण को कुत्तों से बचाया और वन विभाग को सौंप दिया है। रेंजर ने बताया कि पानी और भोजन की तलाश में हिरण शहरों में घुसते हैं। पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है और पानी पीने के सिलसिले में वो नदी किनारे आता है। बिहार से भी उस पार से कैमूर तरफ से भी सोन नदी पार करके भी कुछ जंगली जानवर पानी पीने के लिए आता है। जहाँ पर देखता है कि पानी कम है, छिछला पानी है, वहाँ से वो कूद करके इस पार चला जाता है। इस पार आने के बाद उस एरिया में उसको जंगल का वैसा एरिया मिलने नहीं पाता है, चूँकि नॉन फॉरेस्ट विलेज उधर पड़ता है। उसके बाद वो भटक जाता है, भटक करके टाउन में चला जाता है। रांची में करीब 10 घंटे तक ईडी के सवालों के जवाब में सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने फिर से कहा कि सरकार गिराने की साजिश में उनका कोई हाथ नहीं है। जब ईडी ने कैश के बारे में सवाल किया तो जवाब में इरफान अंसारी ने कहा कि वो रकम उन तीनों विधायकों की थी जो उन्होंने अपने बैंक खातों से निकाली थी। पूछताछ के लिए ईडी की ओर से जारी दूसरे समन में केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने हाजिर इरफान अंसारी से पैसों के सोर्स से लेकर उनके बंगाल दौरे और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की ओर से लगे आरोप को लेकर भी सवाल किए गए। जवाब में इरफान अंसारी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है, उसमें भी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जो आरोप मुझ पर लगे कि 10 करोड़ रुपया और मंत्रिमंडल का आरोप, तो ये बातें हमसे क्रॉस किया गया कि भूषण बाड़ा और निहार तिर्की और अनूप को आपने कब बात किया था। तो हमने कहा कि वहाँ बंगाल पुलिस और सीआईडी, तो हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ बात कहना ही व्यर्थ था। वो माइंड सेटअप था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज जो ईडी के समक्ष जो मेरी जो बातें हमने रखा, जो अनूप सिंह ने जो बातें रखा, उसका हमने जो जवाब दिया कि अनूप सिंह से मेरा 1 साल से कोई वार्ता नहीं। आप देख लीजिए, साक्ष्य निकाल लीजिए, टेलीफोन में चले जाइए, व्हाट्सएप में चले जाइए, फेसबुक में चले जाइए। 1 साल से मेरा जब पिछली बार जब 0 एफआईआर फॉल्स कराया था, उसके बाद मेरी कोई वार्ता नहीं। तो मैंने उनको कब ऑफर कर दिया, कब मैंने उनको लालच दे दिया। दूसरी बात, और एक सवाल आया कि भूषण बालाजी ने आपको कब ऑफर किया। हमने कहा मेरा उनसे कोई वार्ता नहीं हुआ।
तो एक सेकंड रुके ना भाई, बात तो सुने दीजिए। उसके बाद भूषण बाड़ा जी का बात आया, वहाँ पर जो बातें आई तो भूषण बाड़ा का भी हमने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नेहा तिर्की जी जो विधायिका हैं उसके बारे में भी सवाल पूछा गया तो हमने कहा कि नहीं हम उनको नहीं जानते हैं, आप ये काम। और झारखंड में ईडी की पूछताछ जारी है। आज कैश कांड मामले में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप से ईडी पूछताछ करेगी। इसके लिए ईडी ने उन्हें समन किया है। कल जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी से ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ हुई। इस दौरान वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। ईडी दफ्तर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। कैश कांड मामले में आज खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। कल इरफान अंसारी ने अपनी बात ईडी के समक्ष रखी थी और आपको पता है कि कैश कांड को लेकर जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं, चाहे वो इरफान अंसारी की बात करें, राजेश कच्छप की बात करें, नमन विक्सल कोंगाड़ी की बात करें, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें समन भेजा गया है। पहली बार जब समन भेजा गया था तो तीनों ही विधायक नहीं पहुंचे थे, लेकिन कल इरफान अंसारी पहुंचे और आज राजेश कच्छप का दिन है। इरफान अंसारी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने जो ईडी के पास अपनी बातें रखी हैं और पूछताछ के दौरान जो बातें छनकर सामने आ रही हैं उनसे उनके परिवार के संबंध में, इस कैश कांड के संबंध में, उनके आय के स्रोत के संबंध में और सरकार गिराने को लेकर जो उन पर एफआईआर हुए थे, जो उनके ही पार्टी के विधायक के द्वारा, अनूप सिंह के द्वारा जो एफआईआर किया गया था, उससे संबंधित जानकारी ली गई है। इरफान अंसारी ने बहुत सारी बातों की जानकारी, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब वो देने में असमर्थ भी दिखे। इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार गिराने में कहीं से भी उनकी कोई भूमिका नहीं है और उन्हें पार्टी के अंदर और बाहर बदनाम किया जा रहा है। आय से संबंधित मामले में भी उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं और जो पैसे पकड़े गए थे बंगाल में, उन्होंने फिर से एक बार वही बात दोहराई है कि वो पैसा तीनों ही विधायक के द्वारा साड़ी खरीदने के लिए वो कोलकाता गए थे और उन्हें आम जनता के बीच, महिलाओं के बीच उस साड़ी का वितरण करना था। और इससे अलावे कहीं से भी कैश कांड को लेकर जो आरोप लगे हैं कि वो सरकार गिराने को लेकर एक साजिश हो रही थी, ऐसा नहीं है। तो ये देखना होगा कि जब राजेश कच्छप जो खिजरी से कांग्रेस के विधायक हैं, जब वो यहाँ पहुँचेंगे और उनसे आज कितनी देर तक लंबी पूछताछ होती है, उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों का वो कितना बखूबी जवाब दे पाते हैं, कितना तर्कपूर्ण जवाब दे पाते हैं, ये देखना अभी बाकी होगा। अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। अर्जुन साव हत्या मामले की जांच करने एसडीएम संदीप मीना पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने अम्बदाहा जंगल स्थित घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। साथ ही वहां की वीडियोग्राफी और परिजनों से बातचीत की। पहले इस मामले की जांच सीआईडी भी कर चुकी है। अब इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच तेज हो गई है। गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2022 को अम्बदाहा जंगल के पास माइका कारोबारी अर्जुन साव का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला था। अर्जुन साव के इस परिजनों ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सहित शामिल अन्य कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद से अभी तक मामले की जांच चल रही है। अर्जुन साव के मृत्यु में लगभग 10 महीने बीत चुके हैं। हालांकि इस मृत्यु के पीछे का राज खुलना अभी बाकी है। पहले जिला पुलिस, उसके बाद सीआईडी और अब मजिस्ट्रियल जांच इसकी जारी है। अब देखना यह लाजमी होगा कि यह जांच कहां तक पहुंचती है और इस पूरे मामले में दोषी कौन ठहरता है। रितेश लोहानी, न्यूज 18 कोडरमा। रांची में औषधि नियंत्रण विभाग ने कई जगहों पर अवैध दवा और कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण की फैक्ट्री का खुलासा किया। टीम ने हरमू, चुटिया, अपर बाजार, झीरी और बीआईटी मिश्रा समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में नकली दवाएं, नकली फिनाइल, हैंड वॉश और कॉस्मेटिक समेत कई नकली रासायनिक उत्पादों को जब्त किया गया। जिन फर्मों पर कार्रवाई की गई है, लोअर बाजार के जियोन यूओहा फार्मा, बीआईटी का प्रगति उद्योग, हरमू का शुभम शाश्वत मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, अपर बाजार का किरण केमिकल्स और झीरी का मीना केमिकल्स शामिल है। छापेमारी में नकली उत्पादों के साथ साथ रंग और नकली रैपर भी जब्त किए गए।
रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो आज नामांकन करेंगे। नामांकन में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंच चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख सहित महागठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन को लेकर भी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। बजरंग महतो जी आज नामांकन करेंगे। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे जो विशेष रूप से आए हुए हैं आदरणीय अविनाश पांडे जो हमारे प्रभारी हैं, सुबोध कांत सहाय जी, दीपिका पांडे सिंह जी और तमाम जो नेतागण हैं, बादल पत्रलेख जी, साथ ही साथ अलायंस के जोगेंद्र महतो जी, जो मांझी जी की बात है, सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। राजद से सत्यानंद भोक्ता जी पहुँच रहे हैं। तो हम समझते हैं पूरे गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आज बजरंग महतो नामांकन करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड दौरे पर हैं। उन्होंने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की और 11 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरा को सफल बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस दिन हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ उपचुनाव में गठबंधन उम्मीदवार की जीत का दावा भी किया। सरकार के विकास के नाम पर जनता गठबंधन सरकार को वोट देगी, उन्होंने ऐसा भी बयान दिया। झारखंड में उनके करीब थे और इस उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जो कि भारत जोड़ो कार्यक्रम का ही एक जुड़ा हुआ कार्यक्रम पूरे देशव्यापी रूप में दिया गया, उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार नामांकन कर रहे हैं। ऐसे में अपने हक अधिकार के लिए दिव्यांग भी उम्मीदवार बनकर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दिव्यांग उम्मीदवार सुलेंद्र महतो ने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधियों ने हमारे लिए चिंता नहीं की। हमारे रोजगार और दूसरे अन्य सुविधाओं के मामले में जनप्रतिनिधि और सरकार खामोश रही। ऐसे में हम दिव्यांग भी अपने हक और अधिकार के लिए भारतीय विकलांग पार्टी के बैनर तले मैदान में उतरे हैं। दिव्यांग उम्मीदवार से बात की संवाददाता जावेद खान ने। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए बिगुल बज गया है, नामांकन जारी है। ऐसे में यहाँ पर हम बात कराएंगे, एक दिव्यांग है, वो भी यहाँ पर नामांकन भरने आए हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम सुलेंद्र कुमार महतो हुआ, मैं दुलमी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। ये उपचुनाव हमारे विधानसभा का सदस्यता रद्द हो गया, जिसके चलते उपचुनाव का परिणाम निकल गया, जिससे मैं आज नॉमिनेशन कराने के लिए आया हूँ। अब विकलांग के साथ सही से सरकार ध्यान नहीं देती है। अगर सरकार ध्यान देती तो इस जगह पे हम नहीं रहती। अगर सरकार ध्यान देती, हमारा पहला फोकस था कि पेंशन भी नहीं सही से देती है सरकार, नहीं रोजगार भी सही से नहीं देती, नहीं सही से सड़क भी नहीं बन पाता है। सही काम करेंगे तो हम जनता मुझे जरूर चुनेगी और सही काम नहीं करेंगे तो जनता नहीं चाहती। चुनाव तो हम लोग इसलिए लड़ा रहे हैं अपने साथी सुरेंद्र महतो जी को, क्योंकि वो विकलांगजनों का भी अधिकार है और हम लोगों का भी कहना है कि हमारे भी राजनीतिक सुनिश्चित होनी चाहिए। जिस तरह से सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी समुदाय के लिए पार्टी विशेष उनके आरक्षण की है, लेकिन हमारे विकलांगजनों को कोई भी आरक्षण नहीं मिला है। इसलिए हम लोगों ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। दिव्यांग हैं और ये उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं रामगढ़ का, और इनके पास एजेंडा भी है कि दिव्यांगों के लिए सरकार ने और जनप्रतिनिधियों ने अब तक कुछ नहीं किया है। ऐसे में उन्हें चुनाव मैदान में उतरने को मजबूर होना पड़ा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और रामगढ़ उपचुनाव में नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो आज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं आजसू का चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामगढ़ कोयलांचल में चुनावी कोलाहल लगातार तेज होता जा रहा है। बीजेपी का समर्थन मिलने से उत्साहित आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी का चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ने लगा है। पिछले चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए आजसू ने पूरा जोर लगा दिया है। इसलिए आजसू और बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोली गांव-गांव और गली-गली घूम रही है। एनडीए गठबंधन को कैडर के साथ साथ महिला मतदाताओं पर पूरा भरोसा है।
और जो विकास बचा जो है उसको आप पूरा करेंगे और जो महिला लोग के जो सशक्तिकरण है उसे आगे बढ़ाएंगे और समस्याओं को दूर करेंगे। राज्य में जो वर्तमान विधि व्यवस्था हो सारा चीज फैल हो चुका है। मुझे लगता है कि रामगढ़ चुनाव के माध्यम से जनता यूपीए गठबंधन जो ठग गठबंधन है उसको जवाब देगी। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के जवाब में कांग्रेस ने निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो को चुनाव मैदान में उतारा है। जाहिर है उन पर जेल में बंद पत्नी ममता देवी की विरासत बचाने की जिम्मेदारी तो है ही, चुनावी बाजी जीतकर उपचुनाव जीतने का यूपीए का रिकॉर्ड बरकरार रखने की भी बड़ी जवाबदेही है। नॉमिनेशन के अंतिम दिन यानी कि 7 फरवरी को वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम और आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बन्ना गुप्ता जी, बादल पत्रलेख जी, रामेश्वर उरांव साहब, साथ ही गठबंधन के हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सीनियर लीडर, मिनिस्टर, राष्ट्रीय जनता दल के कई सीनियर लीडर, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ये सारे लोग। रामगढ़ के चुनावी बिसात पर एक और है आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी, जो पिछली हार का बदला लेने को बेकरार हैं, तो दूसरी ओर है कांग्रेस के प्रत्याशी बजरंग महतो, जिन पर पत्नी की सियासी विरासत बचाने की जिम्मेदारी है। अब फैसला रामगढ़ की जनता को करना है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और अब बात करेंगे गुमला की। गुमला के चैनपुर प्रखंड में अवैध पत्थर खनन का काम जोर शोर से चल रहा है। तस्कर बेखौफ होकर पथ निर्माण में पत्थर सप्लाई कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो इसमें वन विभाग के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं, जो किसी भी वरीय पदाधिकारी के क्षेत्र में आने की सूचना पत्थर ढुलाई में लगे ट्रैक्टर मालिकों को पहले दे देते हैं। इसके एवज में वो हर महीने ट्रैक्टर मालिकों से वसूली करते हैं। ताजा मामला चैनपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के भटौली गांव में स्थित एक पहाड़ का है, जहां पिछले कई सालों से अवैध खनन चल रहा है, लेकिन ना तो प्रशासन की कोई नजर और ना ही वन विभाग की नजर इस पर पड़ी है। प्रखंड मुख्यालय से दूर रामपुर पंचायत का भटौली जगह है एवं उसके इर्द गिर्द कुछ जगहों में अवैध पत्थर की खनन हो रही है। यह बात प्रकाश में आने के बाद हम टीम गठित करके और जिला खनन पदाधिकारी सर के माध्यम से एक कोऑर्डिनेशन बना लेंगे और अगर उस तरह की इलीगल काम चल रहा है तो उसके प्रति त्वरित कार्रवाई करेंगे। एक जमाना था जब धान, चावल, गेहूं, मकई समेत अन्य खाद्य पदार्थों की कुटाई और पिसाई के लिए लोग ढेंकी पर निर्भर रहते थे, लेकिन समय बदलने के साथ ढेंकी की जगह अब बड़ी बड़ी मशीनों ने ले ली है, जिसके बाद ढेंकी अपनी प्रासंगिकता खोने के साथ साथ विलुप्त हो गई है। लेकिन गिरिडीह के देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी गांव भतुराईडीह में आज भी ढेंकी का उपयोग किया जा रहा है। इस ढेंकी से सिर्फ धान ही नहीं बल्कि चावल, गेहूं, उड़द दाल, मकई समेत अन्य कई सामानों की कुटाई और पिसाई की जाती है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। प्रथा अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। आपको बता दें कि आज से लगभग 20 वर्ष पहले मशीनें जब नहीं हुआ करती थी या तो फिर ना के बराबर हुआ करती थी, तो लोग धान कूटते थे, ढेकी से कुटाई करते थे। और इतना ही नहीं, धान की, चावल की, गेहूं की जब पिसाई किया करते थे तो ढेकी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आपको मैं तस्वीरें अभी दिखाना चाहता हूं। ये वही ढेकी है जिसका इस्तेमाल आज से कई वर्ष पहले किया जाता था, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी ने इसका जगह लिया, जब बड़ी बड़ी मशीनें आई, तो ये जो ढेकी आप देख रहे हैं, और यह ढेकी का जो सिलसिला है वह बिल्कुल ना के बराबर रहा है। और अभी भी कहीं ना कहीं गाहे बगाहे इस तरह के जो ढेकी है जिसके माध्यम से धान की कुटाई होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से धान की कुटाई होती है। और एक महिला है जो लगातार अपने पैर से एक कोना में दबाव डाल रही है, और ये जो ढेकी है धान को कूटने का काम कर रहा है। क्योंकि बताया जाता है ढेकी से कूटा हुआ जो धान होता है
इससे जो बनता चावल है और चावल की पिसाई होती है या गेहूं की पिसाई होती है, वह कहीं ना कहीं मशीन के तुलना में ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होता है, इसमें किसी प्रकार का केमिकलाइजेशन नहीं होता है। तो आप ढेकी से धान कूट रहे हैं? हाँ। कब से कूट रहे हैं आप? कब से धान कब से कूट रहे हैं? बहुत दिन से। हाँ। अच्छा लगता है? बढ़िया लग रहा है। हाँ, हम ये है खाए या कुटाए सब चीज, गेहूं भी और आकाशा भी, कुट्ठी भी, ये सब होता है। तो आप लोग मशीन के और जोंडरा भी, मकई भी। ये पिछले 40 वर्षों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो दाल बनते हैं, चावल बनते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है, अगर हम कंपेयर करेंगे मशीनों की कुटाई से। तो आप देख सकते हैं कि गिरिडीह जिले में कि किस तरह से ये जो ढेकी की प्रथा है अभी भी कायम है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 की स्ट्रीमिंग आप न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर होंगे जो कल्पना से परे हैं। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के गलियारे में हड़कंप मचाया, एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लगी है, ऐसे ही दिलचस्प और दंग करने वाली जानकारियों के लिए देखिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर FIR नंबर 208, जिसका एक एक फ्रेम थ्रिलर है। दुनिया के तमाम अपराधियों से अलग मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। नकली रिवॉल्वर उनको भी देता था, खुद भी रखता था। एक ऐसा आडंबर रचा हुआ था कि मैं कुछ भी करा सकता हूं। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। और फिलहाल इस